मेरा नाम अनन्या है। जब मैं बहुत छोटी थी, तभी मेरे माता पिता एक दुर्घटना में गुजर गए थे। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं था। तभी हमारे पुराने पारिवारिक मित्र रजत अंकल मेरे लिए एक फरिश्ता बनकर आए। उन्होंने मुझे अपनाया और शिमला में अपने बड़े से घर में ले आए। उन्होंने मुझे अपनी बेटी की तरह पाला पोसा। जब मैं बड़ी हुई तो मैं उनके घर के कामों में उनकी मदद करने लगी। उनका घर बहुत बड़ा और सुंदर था, लेकिन उसमें वह अकेले ही रहते थे। मैंने कभी उनसे ये पूछने की हिम्मत नहीं की कि उनका परिवार कहाँ है। उन्होंने मुझ पर इतना बड़ा उपकार किया था और हमेशा मेरा बहुत ख्याल रखा। वे मुझे कपड़े, पैसे और हर जरूरी चीज देते थे। इस घर में मेरे अलावा एक रसोइया और एक माली भी थे और मुझे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं हुई। उस घर में सबसे ऊपरी मंजिल पर एक पुराना कमरा था, जिसे सब अटारी कहते थे। उस कमरे में किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी। अंकल ने मुझसे खास तौर पर कहा था कि मैं उस कमरे की तरफ कभी ना जाऊं। मैं अक्सर सोचती थी कि उस अटारी में ऐसा क्या रहस्य है जो अंकल ने मुझे वहां जाने से मना किया है। एक बार मैंने उनसे ऊपर की मंजिल की सफाई करने की इजाजत मांगी, तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम ऊपर की सफाई कर लो, लेकिन अटारी की तरफ बिल्कुल मत जाना। मैंने उनसे कभी नहीं पूछा कि आखिर वे मुझे उस कमरे में जाने से क्यों रोक रहे हैं। मैं ये बात समझती थी कि उन्होंने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया था और उन्हें मुझ पर बहुत भरोसा था। मैं उनका ये भरोसा तोड़ना नहीं चाहती थी। इस घर में मुझे हर तरह की आज़ादी थी। मैं अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती थी। मैंने अंकल को कई बार ऊपरी मंजिल से आते हुए देखा था। शायद वे उसी कमरे में जाते थे। कुछ दिनों बाद अंकल को किसी काम से दिल्ली जाना पड़ा। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और पूरे घर की चाबियों का गुच्छा देते हुए कहा, अनन्या, घर का अच्छे से ध्यान रखना है। और हाँ, जब तक मैं वापस ना आऊं ऊपर वाली मंजिल पर सफाई के लिए भी मत जाना। क्योंकि अंकल मुझे बचपन से जानते थे, इसलिए उन्हें मुझ पर पूरा भरोसा था। मैंने उनसे कहा, आप चिंता ना करें, मैं सब कुछ अच्छे से संभाल लूंगी। अब मैं घर में अकेली थी। अंकल के जाने के बाद मेरे मन में बार बार ये ख्याल आ रहा था कि आखिर उस अटारी में ऐसा क्या है। मेरे पास पूरे घर की चाबियां थी, जिसमें उस अटारी के दरवाजे की चाबी भी शामिल थी। मैंने सोचा कि शायद वहां अंकल की कुछ पुरानी यादें हो, जिन्हें वे किसी के साथ बांटना नहीं चाहते। हो सकता है कि वहां उनका कोई कीमती सामान हो। लेकिन फिर मैं ये सोचकर खुद को रोक लेती थी कि अगर अंकल को मेरी इस हरकत का पता चल गया तो उन्हें बहुत दुख होगा। वे तो मुझे इस घर से निकाल भी सकते हैं और उनके अलावा मेरा कोई सहारा नहीं था। इस विचार से मैं डर जाती थी। अंकल के जाने के एक हफ्ते बाद मैं सोच रही थी कि क्यों ना आज ऊपर की मंजिल की सफाई कर लूं। इससे मेरा समय भी कट जाएगा। जब मैं ऊपर सफाई करने गई तो मेरी नज़र फिर से उस बंद दरवाजे पर पड़ी। इस बार मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैंने बिना देर किए चाबी उठाई और कांपते हाथों से अटारी का ताला खोला। मैंने डरते डरते कमरे में कुछ कदम आगे बढ़ाए। जो कुछ मैंने वहां देखा, उसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अब मुझे कभी भी ये अंदाजा नहीं था कि उस कमरे में ऐसा कुछ हो सकता है। मैं जल्दी से दरवाजा बंद करके भागते हुए नीचे आ गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कमरे में ऐसा कुछ होगा। मैं हमेशा यही सोचती थी कि वहां अंकल की कुछ पुरानी यादें होंगी, लेकिन जो मैंने वहां देखा वह तो मेरी कल्पना से भी परे था। मैं घर में अकेली थी और कुछ देर तक सोफे पर बैठकर ये समझने की कोशिश करती रही कि आखिर मैंने क्या देखा। कुछ समय बाद मैंने खुद को थोड़ा संभाला, पानी पिया और ये सोचने लगी कि अब मुझे अंकल के बारे में पूरी सच्चाई जाननी चाहिए। आखिर वो कौन है और उनका अतीत क्या है। मैंने मन ही मन ठान लिया कि अंकल के कमरे में जाकर वहां कुछ ऐसा ढूंढने की कोशिश करूंगी जो इस रहस्य से पर्दा उठा सके। मैं धीरे धीरे उनके कमरे में गई और हर चीज की तलाशी लेने लगी। सौभाग्य से उनकी किसी भी दराज में ताला नहीं लगा था।
शायद इसलिए क्योंकि अंकल को मुझ पर अटूट विश्वास था। आज मैंने उनका भरोसा तोड़ दिया था और मुझे इसका अफसोस भी था। फिर भी मैं ये जानने के लिए बेचैन थी कि जो मैंने ऊपर देखा उसका असली मतलब क्या है। तलाशी के दौरान मुझे उनकी अलमारी में एक पुराना संदूक मिला। उसमें कुछ पुरानी तस्वीरें और एक डायरी थी। मैंने वो डायरी खोली और पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे मैं डायरी पढ़ती गई, मेरी हालत और खराब हो गई। अब तक मैं अंकल को बहुत रहमदिल और अच्छा इंसान मानती थी, लेकिन डायरी में लिखी बातों ने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद वे वैसे नहीं हैं जैसा मैंने समझा था। डायरी में सब कुछ साफ साफ नहीं लिखा था, लेकिन कुछ बातें थीं जो मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रही थी। साथ ही कुछ पुरानी तस्वीरें भी मिली। उनमें एक तस्वीर में अंकल के माता पिता थे और उनकी गोद में एक बच्चा था जो शायद अंकल ही थे। मैंने सब कुछ वैसा ही रख दिया जैसा पहले था, ताकि अंकल को शक ना हो। अब मुझे अंकल से डर लगने लगा था। बचपन से मैं इस घर में उनके साथ ही रही थी, लेकिन आज जो मैंने देखा उसके बाद उनके प्रति मेरा भरोसा डगमगा गया था। अंकल के वापस आने का समय हो रहा था और मैं अंदर से बहुत डर गई थी। जब वे घर आए तो मैं जल्दी से उनके लिए खाना बनाकर ले आई और अपने कमरे में चली गई। रात में मैं अपने कमरे में आराम करने की कोशिश कर रही थी। तभी मेरा फोन बजा। डरते हुए जब मैंने फोन उठाया तो अंकल की आवाज सुनाई दी। उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलाया। ये सुनकर मेरा दिल डूबने लगा। मुझे लगा कि शायद अंकल को सब पता चल गया है, लेकिन जब उन्होंने कहा शिमला में सर्दी बहुत बढ़ गई है, मेरे लिए एक कप कॉफी बना दो, तो मुझे राहत मिली। मैंने जल्दी से कॉफी बनाई और उनके कमरे में भिजवा दी। थोड़ी देर बाद अंकल ने मुझे फिर से अपने कमरे में बुलाया और अपने पास बैठाकर पूछा, क्या तुमने मेरे जाने के बाद मेरे कमरे की तलाशी ली थी? उनकी बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं चुपचाप सिर झुकाकर बैठी रही। अंकल फिर से बोले, आखिर ऐसा क्या चाहिए था तुम्हें, जो तुमने मेरी गैर मौजूदगी में यहाँ तलाशी ली? क्या मैंने तुम्हारा ध्यान रखने में कोई कमी छोड़ी थी? अंकल बहुत आराम से बात कर रहे थे, लेकिन मुझे उनका जवाब देते नहीं बन रहा था। उन्होंने आगे कहा, तुम्हें लगा कि मुझे पता नहीं चलेगा। जैसे ही मैंने अपने कमरे में कदम रखा, मुझे समझ आ गया कि किसी ने यहाँ तलाशी ली है। मैंने सोचा मैंने तो सब कुछ ठीक से रखा था। फिर अंकल को कैसे पता चला? फिर अंकल ने बताया, मैं अपना सारा सामान बहुत करीने से रखता हूँ। मुझे किसी भी चीज का इधर उधर होना बिल्कुल पसंद नहीं है। वे लगातार मुझसे सवाल कर रहे थे और आखिरकार मुझसे सच नहीं छिपाया गया। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया कि कैसे मैंने अटारी का दरवाजा खोला और जो देखा उससे डरकर सच्चाई जानने के लिए उनके कमरे की तलाशी ली। मेरी बातें सुनने के बाद अंकल ने गुस्से के बजाय मुस्कुराकर मुझे देखा और कहा, मुझे खुशी है कि तुम्हें सही और गलत का फर्क पता है। अगर तुम्हें सच जानना था तो तुम मुझसे सीधे पूछ सकती थी। खैर, अब मैं तुम्हें सारा सच बताता हूँ। अंकल ने बोलना शुरू किया, जब मैं सिर्फ 8 साल का था तब मेरे पिताजी का निधन हो गया। हमारे पड़ोस में एक व्यक्ति थे जिन्होंने मेरे पिताजी के जाने के बाद हमारा बहुत ख्याल रखा। उन्होंने मेरी माँ से शादी का प्रस्ताव रखा और मेरी माँ ने ये सोचकर उनकी बात मान ली कि वह मेरा ख्याल रखेंगे और मेरे पिता का कारोबार भी संभाल लेंगे। शादी के बाद वे सच में मेरा बहुत ख्याल रखते थे, लेकिन ये खुशी ज्यादा समय तक नहीं टिक पाई। शादी के 1 साल बाद ही मेरी माँ की एक लंबी बीमारी के बाद मृत्यु हो गई। मेरे पिता ने अपनी वसीयत में सब कुछ मेरे नाम पर कर दिया था, जो मुझे 21 साल का होने पर मिलना था। तब तक जायदाद की देखभाल का जिम्मा मेरे सौतेले पिता का था। माँ के देहांत के बाद ही उनका बर्ताव बदलने लगा। उन्होंने मेरा स्कूल बंद करवा दिया और मुझे एक कमरे में बंद करके रखते। खाने पीने के लिए भी बहुत कम देते थे। उन्होंने सारे वफादार नौकरों को निकालकर अपने जैसे लालची लोगों को रख लिया। एक दिन जब मैंने भागने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे रस्सियों से बांध कर रखा। एक दिन नशे में उन्होंने मुझे बताया कि मेरी माँ की मौत स्वाभाविक नहीं थी
बल्कि उन्होंने ही माँ को धीरे धीरे जहर दिया था ताकि वे सारी संपत्ति हड़प सके। उन्हें नहीं पता था कि सब कुछ मेरे नाम पर है। जब उन्हें ये पता चला तो उन्होंने मुझे जिंदा रखने का फैसला किया, क्योंकि मेरे मरने पर संपत्ति एक ट्रस्ट के पास चली जाती। वे मुझे मानसिक रूप से कमजोर करना चाहते थे। कई साल तक मैंने ऐसा ही जीवन बिताया। एक दिन एक नया नौकर मुझे खाना देने आया। मैंने उसे अपनी कहानी बताई और उसे मेरे हालात पर बहुत तरस आया। उसने मेरी मदद करने का वादा किया। एक दिन जब मेरे सौतेले पिता शहर से बाहर गए हुए थे, उस नौकर की मदद से मैं वहां से भागने में सफल हो गया। वहां मुझे अपने गांव ले गया। जब मैं 21 साल का हुआ तो अपने पिता के वकील से मिला। उन्होंने संपत्ति वापस पाने में मेरी मदद की। जब मेरे सौतेले पिता को ये पता चला तो उन्होंने माफी मांगने का नाटक किया। मैंने सबके सामने उन्हें माफ कर दिया और अपने घर लौट आया। परंतु मेरे दिल से उनके प्रति नफरत खत्म नहीं हुई थी। मेरे पास उनके बुरे कामों का कोई ठोस सबूत नहीं था। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं उन्हें उनकी गलतियों का एहसास कराऊंगा। मैंने उन्हें उसी अटारी में बंद कर दिया ताकि वे अपनी गलतियों पर विचार कर सकें, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने मुझे बचपन में कैद रखा था। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि अगली कहानी का अपडेट सबसे पहले आपको मिले।